अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ और दो तर्जुमे के साथ, वो है एगोस्टा किकबैक्स ट्रायल। अब ये था क्या, पहले हम इसको थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, फिर वापस एडिटोरियल की जाने में हम आते हैं। अच्छा, ये था क्या चीज़। द डील फॉर द सेल ऑफ 3 Agosta military submarines to Pakistan was worth around $1 billion US. Of this, some $50 million were set aside for kickbacks, of which $2 million were found to be retro commissions. अच्छा, अब एक थोड़ा आपको इससे बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। ये था क्या, ये डील थी कि जी 3 जो मिलिट्री सबमरीन्स हैं वो पाकिस्तान को फ़रोख्त की जाएंगी और इसकी वर्थ थी $1 बिलियन की। और इसमें उन्होंने कहा कि जी 50 मिलियन जो है ना वो अलग रखे गए किकबैक्स के लिए, कमीशन के लिए। और जिसमें उन्होंने कहा जी $2 मिलियन जो है ना वो फाउंड टू बी रेट्रो कमीशंस के, उसमें ये रखे गए $2 मिलियन किस चीज़ के लिए, रेट्रो कमीशंस के लिए। अब रेट्रो कमीशंस आप ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता था कि in which the money was rerouted back to France through money laundering were always illegal. अच्छा, पहले ही सिर्फ हम रेट्रो कमीशन देख लेते हैं क्या है। उसमें ये होता था कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वापस जो है ना, जिस मुल्क से आए हुए थे तो पैसे उधर वापस चले जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुआहदा जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट से का था पाकिस्तान के साथ। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई इतने ये बेचे जाएंगे और इसमें जो है ना वो कमीशन वो वापस भेज दी जाएगी इस रेट्रो कमीशन के ज़रिए वापस फ्रांस में। और ये कहाँ यूज़ हुई थी, ये भी हम ये स्टार्ट जब एडिटोरियल करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। उनका पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट ट्रायल ओपन इन पेरिस येस्टरडे। उनका एक सियासी तौर पर एक बड़ा एक अहम जो है ना ट्रायल, उसका आगाज़ हुआ येस्टरडे यानी गुजरे हुए कल। और वो क्या था, former French Prime Minister Edouard Balladur is in the dock on charges that he used retro commissions from arms deals to fund his presidential bid in 1995. अच्छा, और ये कैसा ट्रायल था ये, उनका जो साबिक फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर थे बैलाडोर, वो क्या है, इज़ इन द डॉक। इन द डॉक होना क्या मतलब होता है कि जब आप पे कोई क्रिमिनल केस हो और आप क्या और ट्रायल पे हो, तो उनका इसका ट्रायल जो है उसका आगाज़ हुआ है। और उस पर क्या इल्ज़ाम है, डेट ही यूज्ड रेट्रो कमीशंस, कि उसने रेट्रो कमीशन इस्तेमाल किए। कि जिस तरह मैंने आपको बताया, रेट्रो कमीशन ये होता है कि आप इस तरह कोई डील करो और वापस उसके मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसे हैं ना वापस आप हासिल कर लो इलीगल काम करने के लिए। और उसने ये किस तरह किए, he used retro commissions from arm deals to fund his presidential bid in 1995. ये आर्म्स डील्स जो थी, जिस तरह ये पाकिस्तान को बेचे गए थे 3 सबमरीन्स, तो उसने क्या की, उसने फ़ंड की अपनी वो सदारती कैंपेन थी कब, 1995 में। तो ये उस पर इल्ज़ाम है फ्रेंच साबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि उसने इस आर्म्स डील में रेट्रो कमीशन के ज़रिए अपनी प्रेसिडेंशियल बिड के जो है ना उसको फ़ंड उसके लिए फ़ंड्स हासिल किए। अच्छा, उनका एक तो ये साबिक फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ कौन है, अलॉन्ग विद हिज देन डिफेंस मिनिस्टर। और उनका उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी इसके साथ जो है ना वो भी इसमें इसका भी जो है वो ट्रायल हो रहा है। मिस्टर बैलाडोर वाज चार्ज इन 2017। उनका उसके साथ उनके जो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे ना, तो उस पर was charged in 2017 with complicity in the misuse of corporate assets over the sale of frigates to Saudi Arabia and the Agosta submarines to Pakistan. अच्छा, इस पे और इसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उस पे क्या चार्ज लगाया गया था 2017 में विद कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी होता है कि आप जो हो एक मिनट, कॉम्प्लिसिटी होता है द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व विद अदर्स इन एन एक्टिविटी दैट इज अनलॉफुल और मॉरली रॉन्ग। आप इसको कोलिजन कह लें, इन्वॉल्वमेंट कह लें। तो इन दोनों लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने क्या किया, मिस यूज़ किया है किस चीज़ का, कॉर्पोरेट एसेट्स का। और किस में ये सेल हुई थी, फ्रिगेट्स इन्होंने बेचे थे। फ्रिगेट्स पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। फ्रिगेट होता है, फ्रिगेट इज़ अ टाइप ऑफ वॉरशिप हैविंग वेरियस साइजेस एंड रोल्स ओवर टाइम। ठीक है, तो आप इसका वॉरशिप बस याद रख लें, फ्रिगेट्स थे। तो ये जो है सऊदी अरेबिया को बेचे गए थे। और ये था एन एगोस्टा सबमरीन्स टू पाकिस्तान। एगोस्टा सबमरीन किससे बेचे गए थे, पाकिस्तान को। अच्छा, अब इसके बाद एक और वाक़या क्या हुआ था, वो क्या हुआ था कि 8 मई 2002 में ना उसमें कराची शेरटन होटल के बाहर जो है वो क्या हुई थी, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। अगर हम देखें तो सुसाइड बॉम्बिंग on May 8th, 2002, outside the Sheraton Hotel in Karachi that killed 13 French naval engineers visiting Pakistan to assist in building the submarines was a seminal moment in the saga. अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि जी 8 मई 2002 को शेराटन होटल के बाहर कराची में उसमें क्या हुआ, 13 फ्रेंच नेवल इंजीनियर्स जो है ना जो विज़िट कर रहे थे पाकिस्तान, क्या करने के लिए, मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कि वो बिल्ड करें, बनाएं सबमरीन्स को। वॉज अ सेमिनल मोमेंट। वो क्या थी, एक सेमिनल मोमेंट थी, यानी कि एक बहुत ही
एक ऐसी मोमेंट थी जिसने क्या इन्फ्लुएंस किया आने वाली लेटर डेवलपमेंट्स को, आप कह लें इन्फ्लुएंशियल कह लें, इंफॉर्मेटिव कह लें। और उसमें वो किस तरह किया कि एक तो वो 13 जो नेवल इंजीनियर्स थे वो मारे गए थे, वो पाकिस्तान का विजिट कर रहे थे और वो मदद कर रहे थे बिल्ड करने में सबमरीन्स को। वो सेमिनल मोमेंट थी इन द सागा, इस पूरी स्टोरी में। इट टर्न्ड व्हाट वाज अंटिल देन अ टेल ऑफ फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग। उन्होंने कहा उस टाइम तक तो ये ख्याल था ये क्या है, एक कहानी है, एक आप कह लें कि फाइनेंशियल कोई माली बेज़ाब्तगी की एक कहानी है, इनटू वन अबाउट अ पॉसिबल एक्ट ऑफ रिवेंज। और ये किस में तब्दील हो गया, एक मुमकिन तौर पे एक इंतकाम के तौर पे वो हो गया। क्योंकि आगे हम देखेंगे क्यों ये बाद में कहा जाता रहा कि भाई क्यों उन 13 लोगों को जो फ्रांसीसी थे उनको ख़ुदकुश हमले में मारा गया। इनिशियली कमिंग एज इट डिड लेस देन अ ईयर आफ्टर 9/11। और उन्होंने कहा ये वाक़या किसके बाद हुआ, जिस तरह 8 मई 2002 को मैंने आपको बताया हुआ, तो ये एक साल भी नहीं हुआ था 9/11 को, उसके बाद हुआ। एंड ओनली अ फ्यू मंथ्स फॉलोइंग डैनियल पर्ल्स हॉरिफिक मर्डर इन कराची। और उसके बिल्कुल कुछ महीनों बाद जो सहाफ़ी डैनियल पर्ल था उसको मारा गया था कराची में, उसके बाद हुआ कुछ महीनों बाद। तो द अटैक सीम मोस्ट लाइकली टू हैव बीन परपेट्रेटेड बाय रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये अटैक है वो किसकी जानिब से परपेट्रेटेड किया गया। परपेट्रेटेड होता है किसी जानिब से कैरी आउट करना, कमिट करना, किसने किया था। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसने किया होगा, ये किया होगा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स जो हैं उन्होंने किया होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स ने जो है तहकीक करनी स्टार्ट की कि जी सून हाउएवर फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स began to focus on the possibility that the attack was engineered by elements in Pakistan as reprisal after President Chirac suspended the commission payments when the practice was criminalized in 2000। अच्छा, तो याक शिराक ने जो कमीशन पेमेंट्स थी ना उनको सस्पेंड कर दिया, और जब ये सारी प्रैक्टिस को क्रिमिनलाइज किया गया 2000 में, तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेटर्स थे ना उन्होंने इस मुमकिना पहलू पे गौर करना स्टार्ट कर दिया कि जो अटैक है वो क्या इंजीनियर्ड किया गया होगा, यानी कि वो ऑर्गेनाइज किया गया होगा, ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया होगा, डायरेक्टेड किया गया होगा। और भी अगर हम सिमिलर मीनिंग्स देखें, मास्टरमाइंडेड, प्लान्ड, पायलटेड, ऑपरेटेड, नेगोशिएटेड, मैनिपुलेटेड, मैन्यूवर्ड एंड मैनेज। तो ये क्या है, किसकी जानिब से मास्टर माइंड किया गया होगा, उन एलिमेंट्स इन पाकिस्तान एज रिप्रेजल, यानी इंतकाम के तौर पे। उन्होंने कहा ये जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कहा कि शायद ये इंतकाम के तौर पे ऐसी हरकत की गई है जिसमें ये 13 फ्रांसीसी मारे गए थे कि जब यो इनका प्रेसिडेंट था उसने सस्पेंड कर दी थी कमीशन पेमेंट्स को। अच्छा, उन्होंने कहा जी ऑल्दो इन 1990s द गिविंग ऑफ सच गिफ्ट्स वाज लीगल इन फ्रांस, ठीक है, रेट्रो कमीशंस इन विच द मनी वाज रीरूटेड बैक टू फ्रांस थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग वर ऑलवेज इलीगल। उन्होंने कहा ये रेट्रो कमीशन जो थी वो हमेशा क्या थी कि आप उसको रीरूट करो पैसे को, तो अपने मुल्क जहाँ से चली थी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, तो वो उन्होंने कहा वो फ्रांस में क्या है हमेशा से इलीगल थी। व्हाट बिकेम नोन as affair Karachi implicated not only prominent French politicians but also some individuals in the Pakistan military and political elite। और उन्होंने कहा ये जाने लगा बाद में ये पूरा वाक़या किस हवाले से, कराची अफेयर के इम्प्लिकेटेड, उसमें उन्होंने क्या इम्प्लिकेट किए। इम्प्लिकेट होता है जब आप कहते हो कि भाई साबित करो कि भाई कि दूसरे लोग भी उसमें शामिल थे, मतलब कि कौन कौन शामिल था। तो उन्होंने कहा इसमें कौन कौन शामिल था इस सारे सागा में, सारी स्टोरी में। उनका ना सिर्फ नुमाया फ्रेंच पॉलिटिशियंस शामिल थे बट ऑल्सो सम इंडिविजुअल्स इन द पाकिस्तान मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलीट। और बिल्कुल एलीट क्लास में भी है ना हमारे इसमें कुछ लोग इनफरादी तौर पे पाकिस्तानी मिलिट्री और उसके पॉलिटिकल एलीट भी शामिल थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डील वो थी क्या, कितनी अमाउंट की थी, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, और कितनी अमाउंट्स में किकबैक के लिए रखी गई और कितनी रेट्रो कमीशन के लिए थी। द पॉइंट टू नोट इज दैट ऑल्दो द इन्वेस्टिगेटर्स एफर्ट्स वर थॉटेड। उन्होंने कहा एक बात जो नोट करने की है कि अगरचे जो इन्वेस्टिगेटर्स जो थे उनकी कोशिशें क्या है, उनको रोका गया। थॉटेड क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, ही नेवर डिड एनीथिंग टू थॉट हिज फादर। तो उन्होंने कहा ये कोशिशें हैं ना उनको प्रिवेंट किया गया, रोका गया, टाइम एंड अगेन बारहा रोका गया। क्या करने, किन की जानिब से, बाय इंटरेस्टेड पार्टीज़, वो पार्टीज़ जो डायरेक्ट उनको अफेक्ट होना था कि अगर ये इन्वेस्टिगेशंस आगे चलती तो उनकी जानिब से रोका गया। यूजिंग देयर क्लाउट, क्लाउट होता है इन्फ्लुएंस, के अपना जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल करते हुए इन इंटरेस्टेड पार्टीज़ ने सारी जो कोशिशें थी इन्वेस्टिगेटर्स की उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ये सारे इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने क्या किया, दे कंटिन्यू टू पेन्सटेकिंगली बिल्ड देयर केस, कि उन्होंने जारी रखा। पेन्सटेकिंगली होता है बड़ी आप जद्दोजहद करो, तगोदो करो ना, विद ग्रेट केयर एंड थॉरोनेस। तो उन्होंने अपनी तगोदो जारी रखी क्या करने के लिए, टू बिल्ड देयर केस। बिल्ड देयर केस क्या होता है, बिल्ड देयर केस होता है
कि जब आप पूरा अपना एविडेंस जो है वो लेके और दैट सपोर्ट्स एन आर्ग्यूमेंट, जो बिल्कुल उसको सपोर्ट करे, तो आप कहते हो कि जी आप अपना केस क्या है वो बिल्ड कर रहे हो, अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने कहा इन लोगों इन्वेस्टिगेटर्स ने भी ये सारी इस सिलसिले को, पूरे केस को क्या अपनी बिल्ड करने की कोशिश की कि लोगों को बताएं कि वाकई जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया वो ठीक है। ओवर नियरली क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, तकरीबन 25 साल तक ये है कोशिशें करते रहे। और फिर जून लास्ट ईयर में क्या हुआ, इन जून लास्ट ईयर तकरीबन 25 साल तक, ठीक है। अच्छा, इन जून लास्ट ईयर 6 people were convicted by a Paris court and sentenced to prison for their role in the scandal। और जून लास्ट ईयर में 6 लोग जो है ना उनको सज़ा दी गई, कहाँ से, पेरिस कोर्ट से, और उनको जेल भेज दिया गया जो इनका रोल था किस में, इस पूरे स्कैंडल में। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ द फॉर्मर प्रीमियर एंड एक्स डिफेंस मिनिस्टर टू फेस द म्यूजिक। अच्छा, टू फेस द म्यूजिक जो है वो हमारे पास एक ईडियम होता है। इसका क्या मतलब होता है कि एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस, कि आप कोई एक्शन करते हो, ख़ासतौर पे कोई आप मतलब कोई काम करते हो गलत और बाद में आपको उसको फेस करना पड़े ना, तो आप कहते हो कि जी आपको क्या है टू फेस म्यूज़िक को फेस करना होगा। अगर हम इसको और डिटेल में देखें, इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, देयर इज़ नो एस्केपिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। और सेंटेंसेस भी हम देख सकते हैं, हैविंग फेल्ड द इंग्लिश टेस्ट ही हैड टू गो होम एंड फेस द म्यूज़िक, यानी इसको किए गए अपने काम का जो है ना वो आप कह लें कि खुमियाजा भुगतना पड़े ना, तो हम कहते हैं कि भी उसको म्यूज़िक को फेस करना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं बी कन्फ्रंटेड विद डिसएग्रीएबल रिजल्ट्स और एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है कि जी आपको सामना करना पड़े अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस का जो आपके एक्शंस थे। तो इनके भी जो एक्शन थे फॉर्मर प्रीमियर और एक्स डिफेंस मिनिस्टर के, तो उन्होंने कहा उन एक्शंस का जो है ना अब उन्हें सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा जो इन्होंने किए थे इस रेट्रो कमीशन में, ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे जी पाकिस्तान में क्या हुआ था। इन पाकिस्तान हाउएवर, जिस तरह उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल एलीट और भी शामिल थे, मिलिट्री के लोग भी यहाँ पे शामिल थे तो इस सारे स्कैंडल में। तो उन्होंने कहा इन पाकिस्तान हाउएवर aside from former naval chief Mansur al-Haq who was forced into early retirement and later had to return some of his ill-gotten gains in a plea bargain with NAB, virtually no one has been held to account। अच्छा, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। इल-गॉटन का होता है कि जब आप जो हो कोई पैसे या फ़ायदा हासिल करो, किस तरह, इलीगली, गैर कानूनी तौर पे। उसके बाद प्ली बार्गेन क्या होता है, प्ली बार्गेन हमारे पास होता है एन अरेंजमेंट बिटवीन प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंडेंट वेयर बाय द डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी टू अ लेसर चार्ज इन एक्सचेंज फॉर अ मोर लीनियंट सेंटेंस और एन एग्रीमेंट टू ड्रॉप अदर चार्जेस। प्ली बार्गेन आपने सुना होगा नैब में, जब ये पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं कि ठीक है इतना हमसे ले लो, पैसे बार्गेन कर लो हमसे, ठीक है, और चार्जेस जो है ना वो ड्रॉप कर दो। तो इस पर भी तंकीद भी बड़ी होती है कि भाई अगर किसी ने 100 अरब कमाए भी हैं और वो 50 अरब दे के प्ली बार्गेन कर लेता है तो ऐसे एहतसाब का क्या फ़ायदा। खैर ये बिल्कुल सेपरेट इशू है, लेकिन ये नैब जो हमारा एक्ट था उसके अंदर ये मौजूद था प्ली बार्गेन का रूल, कि आप जो है अपनी सज़ा से बच सकते हो प्ली बार्गेनिंग के ज़रिए, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ वो आ जाते थे कि आप उन साथ दो, अपना दूसरे जो आपके साथ लोग होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दो, या जितने आपने पैसे कमाए आप वो पैसों की फॉर्म में दे दो। तो काफ़ी इसकी जो है ना वो शिकें थी प्ली बार्गेन की, लेकिन खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है तो उस पर डिस्कस नहीं करें, लेकिन एक इशू था हमारे पास ये प्ली बार्गेन का। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि जी ये हो गया। उसके बाद हम अभी सेंटेंस के डालते हैं। हेल्ड टू अकाउंट होता है कि अगर हम कहें ना इफ़ समवन इज़ कॉल्ड, हेल्ड और ब्रॉट टू अकाउंट फॉर समथिंग, तो इसका दे हैव डन रॉन्ग, दे आर मेड टू एक्सप्लेन वाई दे डिड इट। तो अगर हेल्ड टू अकाउंट का मतलब होता है किसी ने कोई गलत काम किया हो ना और आप उसे पूछो कि भाई क्यों तुमने ये काम किया, तो हम कहते हैं कि जी उसका क्या है, एक तरीके से एहतसाब किया गया है, तो उसको क्या हेल्ड टू अकाउंट किया गया है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पूरे सेंटेंस में क्या है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो है ना इस सवाए इसके किसके, फॉर्मर नेवल चीफ मंसूर हक के, और उसको क्या किया गया था, वॉज फोर्स इनटू अर्ली रिटायरमेंट, उसे मजबूर कर दिया गया था कि वो क्या है जल्दी रिटायरमेंट ले ले, एंड लेटर हैड टू रिटर्न सम ऑफ हिज इल गॉटन गेन्स इन अ प्ली बार्गेन, और उसको बाद में रिटर्न करने पड़े, वापस करने पड़े उसके जो इल गॉटन गेन्स थे, उसने जो फ़वाइद हासिल किए थे गैर कानूनी तौर पे इन अ प्ली बार्गेन। जिस तरह मैंने आपको बताया प्ली बार्गेन में होता था कि आपने जो भी फ़ायदा हासिल किया वो वापस कर दो तो आप जो बच जाते थे। तो उस प्ली बार्गेन में है ना एक तो उसको जल्दी रिटायरमेंट लेनी पड़ी, साथ उसको उसने गैर कानूनी तौर पे जो फ़वाइद हासिल किए थे उसको वापस करने पड़े प्ली बार्गेन में, किसके साथ, विद नैब के साथ। वर्चुअली नो वन हैज़ बीन हेल्ड टू अकाउंट। उन्होंने कहा इसके अलावा ना किसी को भी है ना वो आप कह लें मतलब किसी से पूछ कर जिसके अलावा नहीं की, सारा मलबा जो है ना इस पर जो था ये कौन नेवल चीफ मंसूर अल हक, सारा इस पर डाल दिया गया। Some other naval officials were also apprehended. Apprehended क्या होता है,
अरेस्ट समवन फॉर अ क्राइम, किसी को गिरफ्तार करना। उनका कुछ और जो नेवल ऑफिशियल्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, बट अ लाइकली कवर अप बाय जनरल मुशर्रफ्स मिलिट्री गवर्नमेंट प्रिवेंटेड ऑल दोज कल्पेबल फ्रॉम बीइंग प्रोसीडेड अगेंस्ट। अच्छा, अब कवर अप क्या होता है कि आप जो हैं, एक मिनट, कवर अप होता है हमारे पास, a cover-up is an attempt, whether successful or not, to conceal evidence of wrongdoing, error, incompetence or other embarrassing information. अब ये एक ऐसी कोशिश होती है कवर अप कि जहां आप क्या करो, कोशिश करो एविडेंस की को छुपाने की, किसी गलत काम को, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा, इसको बाद में हम सेंटेंस में देखते हैं। कवर अप ये होता है कि जब आप कोई गलत काम को जो है ना वो छुपाने की कोशिश करते हो। और कल्पेबल क्या होता है? कल्पेबल होता है डिजर्विंग ब्लेम, ठीक है। मर्सी किलिंग्स आर लेस कल्पेबल देन ऑर्डनरी मर्डर्स। और कल्पेबल का क्या होता है? एट फॉल्ट। और प्रोसीडेड अगेंस्ट होता है जिनके खिलाफ जो है वो क्या एक्शन लिया जाए, टू स्टार्ट अ लीगल केस अगेंस्ट समवन। अच्छा, अब हम सेंटेंस देखते हैं। तो उनका ये कुछ दूसरे जो नोवेल ऑफिशियल्स थे उनको ज़रूर गिरफ्तार किया गया, बट लाइकली कवर अप, लेकिन इसी बाय जनरल मुशर्रफ की जाने से क्या कवर अप किया गया कि उसने इस सारे एविडेंस को छुपाने की कोशिश की कि मज़ीद लोग जो हैं, ये तो मतलब चलें मंसूर अल हक उसको तो अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ी, लेकिन दूसरे लोग जो है ना वो इसके शिकार ना हो जाएं। तो उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ की जाने से हमें कवर अप देखने को मिला, इस सारे एविडेंस को छुपाने की कोशिश की गई इसमें कि वो मिलिट्री गवर्नमेंट की उनकी जानिब से, ऑल दोज कल्पेबल, वो तमाम लोग जो एट फॉल्ट थे उनको बचाने की कोशिश की गई कवर अप के जरिए, फ्रॉम बीइंग प्रोसीडेड अगेंस्ट, कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। तो उन्होंने कहा सवाए इसके मंसूर अल हक के अलावा बाकी लोगों को ये इसने कवर अप करके मुशर्रफ ने बचा लिया। अच्छा, और फिर क्या है? द एंड दे विल प्रॉब्ली गो स्कॉट फ्री। और उन्होंने कहा जो दूसरे बाकी लोग हैं ना वो चांस है कि वो क्या स्कॉट फ्री जाएंगे। स्कॉट फ्री जाएंगे जब आपको बिल्कुल कोई सज़ा ना हो ना। द फ्रेज स्कॉट फ्री मीन्स दैट समथिंग और समवन इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम पेनल्टी और हार्म। अच्छा, तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि बाकी सारे लोग जो है ना वो बच जाएंगे, बिल्कुल उन पर किसी किस्म की कोई है वो गिरफ्त नहीं होगी, अनलेस देयर इज सम एडवांटेज टू बी अचीव्ड इन प्रोसिक्यूटिंग देम। और उन्होंने कहा जब तक कोई जो है वो कोई फ़ायदा ना हो, फ़ायदा हासिल ना हो इनको क्या इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का। सैडली डैट इज़ हाउ अकाउंटेबिलिटी इज़ इन पाकिस्तान। और इनका अफसोस की बात यह है कि जो एहतसाब का अमल है वो इसी तरह है पाकिस्तान में। हैंड मेडन ऑफ पोलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिज्म क्या होता है कि द टेकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज एंड व्हेन दे अराइज रिगार्डलेस ऑफ प्लानिंग और प्रिंसिपल। जब आप जो है मौके का फ़ायदा उठाते हो। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हम कहें जी ही वॉज एक्यूज ऑफ पोलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। और हैंड मेडन क्या होता है? जिस हम कहते हैं ना घर की बांधी है। तो उन्होंने कहा एहतसाब भी है ना एक तरह की क्या है? हैंड मेडन ऑफ पोलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, समथिंग दैट कैन बी ट्विस्टेड इनटू व्हाट एवर दोज इन पावर वांटेड टू बी। तो उन्होंने कहा जो भी पावर में होता है ना वो उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको ट्विस्ट करता है, जो भी पावर में होता है अपने तौर पर। तो ये बात करें कि जी जो एहतसाब का अमल है वो भी ना अफसोस की बात यह है कि बिल्कुल एक हैंड मेडन है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की, कि जिसके जो पावर में होता है वो उसको ट्विस्ट कर लेता है कि किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मुशर्रफ है उसने जो है उसको क्या किया, कवर अप किया बाकी जितने भी नेवी ऑफिशियल थे उनको बचाने में। ठीक है, ये आज का एडिटोरियल था हमारे पास, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जो है वो किकबैक्स लिए गए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमारे पॉलिटिकल जो थे एलीट उनका नाम भी आता रहा, फिर जो मिलिट्री पर्सनल जो इन्वॉल्व थे उनका नाम भी आया, और फिर जो आपने देखा जो जिसका ट्रायल स्टार्ट हुआ हमारे पास बेलाडोर का साबिक फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर का। तो ये एक हमारे पास एक छोटा सा मेरा एडिटोरियल था अगोस्टा किकबैक्स ट्रायल। अच्छा, ये मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस ना इसमें मीनिंग्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो ये आप इसका PDF ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिस भी वर्ड को आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह मीनिंग्स मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी डिटेल में बताना ना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं लिख देता हूँ, पढ़ ज़रूर लिया करें। अच्छा, इसको मैं बार बार बताना पड़ता है कि देखें उर्दू की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, उर्दू में मीनिंग लिखा करें, वो तो आप गूगल ट्रांसलेटर में डाल के 1 मिनट में हो जाते हैं, तो वो इशू कोई नहीं है। वो आप गूगल ट्रांसलेटर में डाल के पूरा एडिटोरियल को कॉपी करें, उसको पेस्ट करें, 1 सेकंड में जो है ना उसके ट्रांसलेशन आ जाएगी ट्रांसलेटर में। लेकिन इशू ये आता है कि जो गूगल ट्रांसलेटर है ना उसकी 50-60% जो है वो जो आप कह लें तर्जुमा वो ठीक होता है। तो एक जनरल आइडिया लेने के लिए आप ज़रूर कर लिया करें, लेकिन जो मीनिंग्स होते हैं ना वो आप बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में देखा करें, ठीक है, क्योंकि कुछ मैं लोगों को देखा है वो उसी तरह ही याद कर रहे होते हैं और मीनिंग बिल्कुल
गलत आए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बताता नहीं, 2-3 दफ़ा मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ गूगल ट्रांसलेटर से किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो वो तो आप 1 मिनट में गूगल में लिखेंगे तो वो पूरा पूरा आपका एडिटोरियल और ओपिनियन जो है ना वो उसका तर्जुमा आ जाएगा उर्दू में। तो बाकी ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल ड्राइव पर लिंक मैं दे दूँगा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, youtube.com/DonNewsEditorials। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई अपनी राय हो तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। और जब भी टाइम मिले खासतौर पे वीकेंड पे तो कोशिश करता हूँ कि उससे मुताबिक फीडबैक के मुताबिक जो है वीडियो बना सकूँ, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।